हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर 10 AM और 9 PM पर क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पिछली जाति जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? 2010, 2011, 2012 या 2013? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, पिछड़ी जाति जनगणना जो हुई थी वह 2011 में संपन्न हुई थी। अगला है, पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत से संबंधित है? वालेस, स्टाउपर, स्मेल्सर, हंट। तो पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत से जो संबंधित है वह वालेस है। पुनर्शक्तिकरण आंदोलन के सदस्यों को जानबूझकर किया जाता है, अर्थात चेतना में उन्हें जोड़ा, चेतना के माध्यम से उन्हें संगठित या जोड़ा जाता है। अगला है, नारी शक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति, राशि। तो यह दोनों किसने सुझाए हैं? राशि, ओकले, मिशेल या मॉर्गन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ओकले। ओकले ने बताए हैं कि नारी मुक्ति के 2 चरण होते हैं। पहला, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका जो है समाप्ति होनी चाहिए, दूसरा परिवार की समाप्ति होनी चाहिए, अर्थात महिलाएं स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था? ओकले का। अगला है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था? नायरों में, ब्राह्मणों में, एजवाहों में या नैयरों में? तो जो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन है वह प्रमुख रूप से परिवर्तित हुआ था एजहाओं में। तो स्वामी विवेकानंद के जो प्रशंसक थे डॉक्टर पलपू जो थे, इजवा या यजवाहा समुदाय के अधिकारों के लिए इजवा सभा का संगठन करने का प्रयास किया था, जो असफल रहा था। तो 1888 में श्रीमन नारायण गुरु ने शिवलिंग की स्थापना कर केरल की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर एक सामाजिक पुनर्जागरण आरंभ किया था। उन्होंने ताड़ी का काम करने वाली जाति इजवा को संगठित करके श्री नारायण धर्म परिपालन की स्थापना की थी। अगला है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? AR देसाई, DP मुखर्जी, BR अम्बेडकर, लुइस ड्यूमो। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने जो शोध के तहत इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किया था, जिसके लिए इन्होंने द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक प्रकाशित की थी, जो कि 1948 में आई थी। इसमें उन्होंने मार्क्सवादी विश्लेषण किया था और आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों को अधिक महत्व दिया है। और भारतीय परंपराओं को समझने के लिए इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का किसने किया है? तो वह DP मुखर्जी हैं, जिन्होंने परंपराओं को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखा है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन की ओर दिशा। तो यहाँ पूछा कौन सा अनिवार्य लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रांति जो है सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है, जबकि सामूहिक लामबंदी, विचारधारा तथा परिवर्तन की ओर दिशा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन या आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आरक्षण विरोधी जो आंदोलन है वह परिवर्तन संवर्धन से संबंधित आंदोलन नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसानों आंदोलन का अध्ययन किया है? DN धनाग्नि, डेविड हार्डीमैन, SC दुबे या DN मजूमदार।
तो भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है डी.एन. धनाग्रे ने। इन्होंने पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1920 से 1950 नामक एक पुस्तक भी लिखी है। अगला है अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु। जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अनुष्ठान प्रदूषण के जो है वह जन्म, शारीरिक उत्सर्जन या मृत्यु के समय जो व्यक्ति को अपवित्र माना जाता है उसी की चर्चा की गई है। अगला है एस.सी. दुबे ने 2 चरण बताए हैं अनुष्ठान की शुद्धि के। कौन से हैं? शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रिया और दीक्षा अनुष्ठान, एकांत एवं पृथक्करण, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो एस.सी. दुबे ने लंबी स्नान प्रक्रिया और दीक्षा अनुष्ठान को जो है अनुष्ठान शुद्धि के 2 चरणों के रूप में चर्चा की है। अगला है प्रक्रिया का अर्थ है परिवर्तन प्लस निरंतरता, परिवर्तन प्लस दिशा, परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा, परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। तो जो होगा यहाँ प्रक्रिया जो होती है वह परिवर्तन और निरंतर होती रहती है। प्रक्रिया का अर्थ है परिवर्तन की निरंतरता से, अर्थात प्रक्रिया प्लस परिवर्तन जो है होता है, जबकि परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तो वह उद्विकास हो जाता है और अर्थात उद्विकास प्लस दिशा सम्मिलित होता है। अगला है पिग्मेलियन प्रभाव वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जे बर्नार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा पिग्मेलियन जो प्रभाव है वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रसिद्ध नाटक पिग्मेलियन से लिया गया है। और यह जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका जो है प्रयोग खूब हो रहा है। अगला है हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण या उक्त तीनों। तो हमारे वर्तमान समाज की जो विशेषता है वह सभी है। मैकिन मैरियट ने अपने अध्ययन में इसको शामिल किया है। उन्होंने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की चर्चा की है, वो भी परंपराओं के संदर्भ में। अगला है मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिका निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? उत्पादन में, उपभोग में, वितरण में, विनिमय में। निम्नांकित कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिका खास करके वितरण में और विनिमय में पाया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक क्रियाओं की भूमिका को कुलारुंग में पाया। इन्होंने 1922 में अपनी वर्णित पुस्तक कुलारिंग पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में क्षेत्र में इन्होंने देखा था। वहाँ इन्होंने जो आदिवासी समाजों में उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान या विनिमय या वितरण की एक प्रणाली है उसी को इन्होंने कुलारिंग शब्द से कहकर संबोधित किया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? सर जेम्स फ्रेजर, बी मालिनोवस्की, पीटर एम ब्लाउ या मार्शल मार्श। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर विनिमय सिद्धांत दिया है बी मालिनोवस्की ने। अगला है अधोलिखित में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है प्रथा, कानून, फैशन या संस्कृति। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कानून जो होता है वह एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होता है। अगला है ऐतिहासिक भौतिकतावाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है? कार्ल मार्क्स, एफ एंजल्स, जी हीगल या एल सोरोकिन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी
एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया है। एंगल्स के अनुसार जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इतिहास को समझने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। इस विचार में उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे मूल तत्वों को समझने के लिए प्रयोग या प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दोनों ही इतिहास की व्याख्या वैज्ञानिक प्रकृति पर जोर देते हैं, और वहीं कार्ल मार्क्स किस शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? भौतिक द्वंद्ववाद। भौतिक द्वंद्ववाद का प्रयोग कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है, निम्नांकित में से समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान या आंद्रे बेतई। तो अभाव की राजनीति की बात में इस क्वेश्चन में ज़्यादा वो क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह डी होगा, लेकिन कहीं कहीं पे इसका जो राइट आंसर है बी भी दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज में जो लोग राजनीति जागरूकता नहीं है वह लोग विभिन्न दलों को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ता ऐसा करने को कहते हैं। जैसे जिन्हें राजनीति के बारे में जानकारी नहीं होता है गाँव में, तो आज के समय में लोग पैसे वैसे लेकर वहाँ किसी अपने पक्षधर को वोट डलवा देते हैं। तो इस तरह की बात इन्होंने कहा, अभाव की राजनीति अर्थात जिस व्यक्ति के पास राजनीति की जानकारी नहीं है। अगला है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वाधिक धनी व्यक्ति को अभिजन वर्ग के अंतर्गत श्रेणी में रखा जाता है। अभिजन वर्ग जो होता है किसी राष्ट्र के कुलीन परिवार के हिस्सा के तहत इन्हें देखा जाता है, और वह उनके पास जो धन और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वह बहुत अधिक होती है। अगला है, अधोलिखित में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि वैयक्तिक क्रियाएं। तो प्रथा एवं आदत, जनरीति एवं फैशन, संस्कृति एवं स्टाइल, लोकाचार एवं फैशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकाचार जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं और फैशन जो है व्यक्तिगत क्रिया के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों को कौन सा सही नहीं है? सामाजिक प्रवण के बारे में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवण, सैनिक सामाजिक प्रवण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सैनिक सामाजिक प्रवण जो है वह मैकाइवर के सामाजिक प्रवण के कार्य में शामिल नहीं किया जाता। सैनिक सामाजिक प्रवण की बात करते हैं स्पेंसर। अगला है, इंटरनेट का सर्वोत्तम प्रयोग जो विश्व भर में किया जाता है कहलाता है आधुनिकीकरण, वैश्विकरण, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब गेम का जाल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व भर में जो इंटरनेट का प्रयोग करता है उसे www कहते हैं, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा कथन सही है? दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होते हैं, जो कि गलत है। दुर्खीम के अनुसार अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार अंतिम व्यक्ति है। या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खीम ने समाज को महत्वपूर्ण दिया है जबकि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। अगला है, कौन सा जोड़ा सही है? तालिका 1, तालिका 2। तो ड्यूमंट का जो सिद्धांत है वह है सामाजिक केचिकत्व का सिद्धांत। यह ड्यूमंट नहीं, लुइस ड्यूमा है, लुइस ड्यूमो। अगला है, थॉमस डबल हे जो है यह पथ सिद्धांत की बात करते हैं, या इसे आहार का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? आहार का सिद्धांत। सैडलर जिन्होंने घनत्व की सिद्धांत की चर्चा की है, वहीं गिन्नी जो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए और बी का थर्ड, तो ए हो जाएगा, और सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। अगला है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है, मारता है या तो उसे वैध माना जाएगा और उसे कहेंगे किस प्रकार की सत्ता में उसे शामिल किया जा सकता है। सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, या ए और बी दोनों कहा जाएगा। तो जब कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो उसे सत्ता कहा जाता है। शक्ति जब सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता बन जाती है, अर्थात इसे समाज में वैध माना गया कि पिता अपने बच्चे को डांट या मार सकता है। तो सत्ता के अंतर्गत पार्सन ने ऐसे अधिकारों की चर्चा की है जो संस्थागत है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सत्ता को किसी व्यक्ति को समाज के परंपरागत मूल्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे पिता का पुत्र पर अधिकार। और दूसरा इन्होंने बताया है कि सत्ता वह स्वरूप जो व्यक्ति को किसी दफ्तर या पद से प्राप्त होता है, जैसे जिलाधिकारी या मंत्री का सत्ता उसके पद से मिलता है। अगला है, शक्ति व्युत्पन्न होती है हितों के जुड़ाव से, प्राधिकार से, उपर्युक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का जो व्युत्पन्न होती है वह हितों के जुड़ाव से और प्राधिकार अर्थात सत्ता से होता है। शक्ति का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक होता है और सामाजिक संबंधों से अभिव्यक्ति होता है। सत्ता में शक्ति निहित होती है, इस कारण से सत्ता शक्ति का स्रोत है, जबकि शक्ति सत्ता से व्युत्पन्न अर्थात उल्टा देखा जाता है। हितों के जुड़ाव से भी शक्ति क्या है, व्युत्पन्न होती है। अगला है, जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के बिना करता है तो इस प्रभाव को कहा जाता है सत्ता, शक्ति, करिश्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कोई प्रभाव दिखाया जाता है तो उसे शक्ति कहते हैं, जैसे किसी से बलपूर्वक कार्य कोई करवाना। अगला है, किस विद्वान ने कहा कि अच्छा क्या है वह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना से में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। मैकाइबर, कार्नेचो, हाबहाउस, या पीरकॉन्ट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्नेचो का कथन है कि अच्छाई एक सामाजिक धारणा है, कोई दूसरों की तुलना में अच्छा होता है, अर्थात इस बात पर सामूहिक अनुभव निहित होता है। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दो व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अच्छा है और समाज उसे बुरे दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसे सब बुरा ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरा भी है और समाज में उसने अपनी छवि जो है अच्छा बनाई हुई है तो उस व्यक्ति को समाज के द्वारा अच्छा माना जाता है, यही कार्नेगो कहना चाहते हैं। अगला है, किसने कहा है, यह देखा गया है कि मुखर्जी का विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वयों का प्रतिनिधित्व करती है। बलजीत सिन्हा, एस चंद्रा, चार्ल्स बर्गल, या ई बोगार्ट्स। तो किसका कथन है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य जो है पूर्व और पश्चात विचारों के असामान्य समन्वयों अर्थात मिक्स का प्रतिनिधित्व करती है। बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बर्गल, या बोगार्ट्स। तो राइट आंसर होगा एस चंद्रा का कथन है कि मुखर्जी के विचार पूर्व और पश्चात विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवा अवस्था में है, एकांत, दुर्खीम, ब्राउन, या मैलिनोवस्की। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव समाज का विज्ञान अर्थात समाजशास्त्र को इन्होंने कहा कि अभी यह शैशवा अवस्था में है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।